नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव आरोग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे जो भी हम लोगों ने आयुर्वेद से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं, आप उन लोगों को समझेंगे और उन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि चर्चा चल रही है कैंसर की, तो अभी तक हमने बात की थी वुमेन्स में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में, परंतु ऐसे बहुत सारे कैंसर्स के टाइप हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो इनके क्या कारण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकें। तो रिस्क फैक्टर्स जो भी ऐसे जो हम जिसको अवॉइड कर सकते हैं उसको हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बॉडी में उसको किसी भी तरह से उसको ना इंक्लूड करें और एक हेल्दी लाइफ जिए। तो अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो कैंसर पे बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं हमने अपनी फैमिली में कहीं दूर के रिलेटिव्स में किसी ना किसी को जरूर इस बीमारी से खोया है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इन चीजों को समझें और इसके क्या कारण है उससे जरूर दूर रहने की कोशिश करें। सिर्फ अल्कोहल लेने से या स्मोकिंग करने से या अगर फैमिली में किसी के जेनेटिक अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो, या ओबेसिटी है या अनप्रोटेक्टेड से सिर्फ यही कारण नहीं हो सकते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं कैंसर से रिलेट करते हैं, परंतु अगर ये आपकी बॉडी को कहीं किसी तरीके से अगर हार्म कर रहे हैं, आपके सेल्स खराब कर रहे हैं, तो इन सेल्स में डेफिनेटली आगे चल के इरिटेशन होके कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन शुरू होके ये कैंसर सेल्स का रूप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसका हमको ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आज कैंड फूड, तो कैंड फूड बहुत ही कॉमन हो गया है जिसका यूज हम लोग देख रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से लोग सेवन करते हैं। यानी फॉरेन में तो ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन इंडिया में भी आज ये चीजें दिख रही हैं। तो कैंड फूड एक डायरेक्टली तरीके से तो नहीं, परंतु इसमें बीपीए नाम के जो लाइनिंग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। तो ये हमको ध्यान देने वाली बात होती है कि इस चीजों को हम अवॉइड करें। रेड प्रोसेस्ड मीट जो होता है, जो रेड मीट होता है, इसको फ्रेश रखने के लिए अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं जिसमें नाइट्रेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए हमको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं रिफाइंड शुगर की या रिफाइंड फ्लोर की, जैसे कि मैदा हम लोग यूज करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से बने हुए प्रोडक्ट्स आज हम लोग देख रहे हैं कि फास्ट फूड के रूप में हमारी डे टू डे लाइफ में पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर लिया है। रोज अगर हम लोग देखें, आजकल बनने वाले ब्रेकफास्ट में मैगी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें, मोमोज, ये इतनी कॉमन हो गई हैं। चाउमीन, जो कि हर बच्चा आज हम लोग हर पार्टीज में देखते हैं, हर शादियों में देखते हैं कि सब जगह यही खाना होता है और सब बच्चे और सब एडल्ट्स लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। परंतु क्या ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं? सिर्फ ये मोटापे से रिलेटेड नहीं करती हैं। ये मोटापा तो आगे चल के ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण होते ही है, परंतु छोटे छोटे बच्चों में ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर हार्मफुल हो सकती है। आज नॉर्मल जो हमारी डाइट थी, पहले जो हम लोग घरों में दलिया बनाते थे, हलवा बनाते थे या उपमा बनाते थे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो गई हैं और रेडीमेड आइटम्स जो हैं हमारे घरों में घर कर लिए। तो सारी हमारी जितनी वुमेन्स हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपने बच्चों पे उसी तरीके से आज ध्यान दीजिए ताकि इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते और किसी भी तरह से वो उनकी बॉडी पे हार्म न करे और उनकी जो इम्यूनिटी है उसको अच्छा करके रखे। आज छोटे छोटे बच्चों में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर उन लोगों को पार्टीज चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो लोग चिप्स बहुत प्रिफर करते हैं। हर एक बच्चा चिप्स जो है बहुत पसंद करने लगा है, जिसके कारण बहुत सारे ड्रॉबैक्स देख रहे हैं हम बच्चों में। छोटे छोटे बच्चों में सफेद बाल होना, हीट, ये बहुत ज्यादा उनके ब्लड में देखने के लिए मिलती है, उनको गर्मी सहन नहीं हो पाती है। तो कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हमारे कहीं ना कहीं खाने में आ रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए और जो कि बहुत हानिकारक हो सकते हैं, जिसकी एक्सपायरी भी हम लोग नहीं देखते हैं और वो कंज्यूम होते जाते हैं। ऐसे ही उस तरीके से बहुत सारे मसाले, आजकल हम हर चीज को हम लोग इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, जो कि हर प्रिजर्व चीज बहुत कहीं ना कहीं फ्रेश करने के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे कि हम लोग मटर, उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं और साल भर तक यूज करते हैं, या हम लोग बाहर से लेते हैं। ये जो प्रिजर्व फूड होते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि इस पे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जैम है, सॉसेस है या पिकल्स है, अचार है, इन सारी चीजों में प्रिजर्वेटिव मिला होता है, जो कि फ्रेश ही यूज करने चाहिए। अगर आप फ्रेश बनाते हैं अगर घर में तो दैट विल बी गुड।
लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इवन एडल्ट्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव वाले सामान हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज कर रहे हैं। सोडा अगर हम बात करते हैं, आज घर घर में हम लोग देखते हैं एक कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। हर पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक्स, छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, लेकिन इसका भी आपकी हेल्थ पे बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों से आप भी दूर रहें और बच्चों को भी आप दूर रखें। खाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डे टू डे लाइफ में जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि ओवर हीट करना, बार बार एक ही सब्जी को बार बार उसको गर्म करना और गर्म करके खाना, ये भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। डीप फ्राइड फूड जो होते हैं, जो हम बहुत चाव से बच्चों को खिलाते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज है या और भी चीज़ें आजकल रेडीमेड ऐसी मिलती हैं जिसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हो सकती हैं। इसका आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं आज प्लास्टिक कंटेनर की, तो प्लास्टिक कंटेनर आज की डेट में इतना कॉमन हो गया है जिसमें खाना सर्व हो रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत ही नुकसान कर सकता है। जैसे कि हम लोग आज चुटकियों में हम सब के लिए बहुत ही ईजी हो गया है खाना ऑर्डर करना, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। क्योंकि आजकल पार्टीज में बहुत लोग अगर घर बैठे भी अगर पार्टीज करना चाहते हैं तो तुरंत फूड ऑर्डर कर देते हैं और घर पे आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा ये गर्मा गर्म जो खाना होता है वो प्लास्टिक कंटेनर में सर्व किया जाता है, और ये कंटेनर आपके लिए कितना नुकसान हो सकता है, वो प्लास्टिक आपके लिए कितनी नुकसान हो सकती है, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं केमिकल्स लेके जा रही है। इसी के साथ अगर बात करें हम, तो हम मैक्सिमम आप सभी ने देखा होगा या हम सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ में प्लास्टिक में या पन्नी में चाय, ये बहुत ही डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। हर शॉपकीपर या हर जगह ये देखने के लिए मिलता है, तो इसका आप ध्यान दें। ये इसको सबसे पहले आप बंद करें और अपनी केटल एक छोटी रखनी चाहिए और जिसमें आप चाय बनाएं, क्योंकि इसका आपके कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर में ये जरूर काउंट हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम और बात करते हैं तो आजकल माइक्रोवेव पॉपकॉर्न जो यूज होता है उसमें एक तरीके की लाइनिंग होती है, जो कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं कैंसर कॉज करने के लिए। तो इस लाइनिंग्स में जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। कैंड फूड जो है, ये कैंड फूड जिसमें बीपीए तरीके की जो लाइनिंग होती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसमें मतलब एक मील खत्म जो डाइजेस्ट नहीं होती उसके ऊपर दूसरी मील खा लेना। तो ये सारी चीजें जो आगे कहीं ना कहीं ओबेसिटी कारण कर रही हैं, और ओबेसिटी का एक बहुत गहरा रिलेशन होता है कैंसर से। तो इन चीजों को हमको अगर हमको इन चीजों से दूर रहना है तो हमको कोशिश करनी है कि हम हर तरीके से हेल्दी रहें। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मेडिसिन की, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अनचाहे रूप से जाते हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। आज थोड़ी सी भी अगर फीवर होता है तो बहुत इजीली क्रोसिन, पैरासिटामोल, ये सारी मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल होती है और मेडिकल स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं एसिलॉक, आज हर पेशेंट्स जिससे भी बात करो वो मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री रहती है कि हाँ हम गैस के लिए एसिलॉक टैबलेट खाते हैं, परंतु क्या ये मेडिसिन आप कितने सालों से खा रहे हैं आप जानते हैं? बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ये सारे केमिकल्स, ये सारी मेडिसिन अपने बॉडी में लेते चले जा रहे हैं। पीरियड्स के टाइम पे छोटी छोटी लड़कियां जो हॉस्टल में पढ़ी हैं या स्कूल्स में पढ़ी हैं, उनके पीरियड्स में के दौरान अगर पेन होता है वो पेन किलर्स अभी से लेना शुरू करती हैं। अगर इस एज में वो पेन किलर्स ले रहे हैं तो आगे जाके वो कहाँ पे लैंड करेंगी, इन चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि हमारी इंडिया में ये सारी मेडिसिन बहुत इजीली मिल जाती हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में बैन होती हैं। वहां पे कोई भी ऐसी मेडिसिन बहुत आसानी से नहीं मिल सकती, परंतु इंडिया में हम कह सकते हैं एक तरीके से जहर बिकता है, और ऐसा जहर जिसको हम पैसों से खरीदते हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट होगा, परंतु ये सही है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें ही परचेज करते हैं और उसी चीजों के लिए हम पैसा भी देते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि बैंड हैं लेकिन हमारे इंडिया में मिल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में चाहे अनचाहे रूप में हमारे शरीर में जा रही हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम नहीं डाल सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते हैं। एटलीस्ट
परंतु जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं उसकी तरफ हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी जगह आजकल ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं या ऐसे केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जिससे सब्जियां हमेशा फ्रेश रहें और आपको लगे कि एकदम फ्रेश और अभी खेत से टूटी हुई सब्जियां हैं या हरी सब्जियां हैं। तो इन चीजों को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो हम नहीं देख सकते, परंतु ऐसी चीजें जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उन चीजों से तो हम दूर रह सकते हैं। ये हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर बात करते हैं कि ओवर ईटिंग की, तो ओवर ईटिंग और कैंसर का इसका क्या संबंध हो सकता है? एक्चुअली कैंसर सेल्स जो होते हैं वो जो ग्लूकोज होते हैं उसी पे फीड करते हैं, तो उनको जितना ज्यादा ग्लूकोज मिलता है उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी में कैंसर फैला सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम फास्टिंग करें तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पूरी तरीके से खाना बंद कर देना। फास्टिंग हमको हमेशा अपने डॉक्टर से परमिशन लेके या डॉक्टर से समझ के कि किस तरीके की फास्टिंग हमारे लिए अच्छी हो सकती है, इसको समझना चाहिए। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि 40 साल के ऊपर अगर हम एक टाइम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हम बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक समय जो ये एक टाइम का जो खाना हम स्किप करते हैं वो हमारी बॉडी में एक नई एनर्जी लाता है और जो भी खराब सेल्स हैं उसको रिपेयर करने में मदद करता है या उसको किल करने में मदद करता है। तो इसलिए फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हम फास्टिंग करते हैं और समय पर मील लेते हैं और जब भूख लगे तभी खाना, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हित भूख, यानी कि जो हितकारी है हमको वही खाना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छी तरह से वर्णन हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मित भूख यानी जितनी आपको भूख है उससे कम क्वांटिटी में खाएं और उससे थोड़ा सा कम खाएं। उसी के बाद ऋतभूत अगर बताया गया है, यानी कि ऋतु के अनुसार भोजन करना। हर ऋतु में आयुर्वेद में बताया गया है, हर ऋतुओं में अलग अलग तरीके का भोजन बताया गया, अलग अलग विहार बताया गया, किस तरीके से हमको आहार विहार क्या लेना चाहिए, कैसा हमको डे टू डे लाइफ में बर्ताव करना चाहिए, सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई। अगर हम इसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम चीजों से, हम इन सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। खाने के लिए हमेशा हमको हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप आधा भाग अगर अन्न का अगर खाते हैं, अगर पेट का आधा भाग अगर अन्न से भरा है तो 1/4 भाग जो होता है वो कहीं ना कहीं जल के लिए और 1/4 भाग वायु के संचरण के लिए, यानी गैसेस जो भी है वो पास होने के लिए रखना चाहिए। तो इसलिए हमको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि क्योंकि ओबेसिटी भी एक ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो आज अलग अलग तरीके से हम कोशिश करना चाहते हैं कि ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या किस तरीके से हम अपने बॉडी में कैंसर्स या किसी भी तरीके की बीमारी, सिर्फ कैंसर एक रोग ये हो सकता है, परंतु कोई भी बीमारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है और हमारी डे टू डे लाइफ को वो हैम्पर कर रही है। तो इसलिए हमारे लिए छोटी से बड़ी जो भी डिसीजेस होते हैं, इन सब के लिए ये सारी चीजें जो हैं, ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ये बहुत मायने रखते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो इसलिए आप इनको समझिए, और अगर आप भी डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी चीज अगर कर रहे होंगे तो उसको ध्यान दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, परंतु अभी कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने अभी आप लोगों के साथ चर्चा की है। तो ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।